नमस्कार, स्वागत है आपका अंग्रेजी में रचना यदुवंशी के साथ। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ख़ास है। उसकी कुछ बहुत चुनिंदा और ख़ास बातें मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये पहली ये कि मैंने नहीं लिखी है, दूसरी ये कि ये जिन्होंने लिखी है वो हिंदी साहित्य की आप हिंदी साहित्याकाश की नक्षत्र उन्हें कह सकते हैं। जो हिंदी साहित्य के शौकीन लोग हैं उन्होंने गौरापंत शिवानी जी का नाम ज़रूर सुना होगा। मैं आज उन्हीं की एक कहानी लेके आई हूँ। तीसरी खास बात यह है कि ये कहानी यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में है। 9th में ये मैंने पढ़ी थी। मैं गर्व से सबको बताती हूँ कि मैं यूपी बोर्ड की छात्रा रही हूँ और 9th के हमारे सिलेबस में ये कहानी थी और मुझे इतनी पसंद आई थी कि जहन में रह गई थी। और जब मैंने ये निश्चय किया था और आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपनी लिखी कहानियों के अलावा भी कुछ श्रेष्ठ साहित्यकारों की कृतियाँ आपको सुनाना चाहती हूँ, तो जो मैं लिस्ट बना रही थी उसमें ये कहानी मैंने बहुत ही ऊंचे पायदान पर लिख दी थी कि आपको ज़रूर सुनानी है। तो शिवानी जी की ये कहानी 9th के सिलेबस में है, यूपी बोर्ड की है। ये दूसरी खास बात। तीसरी खास बात ये है कि जो इसकी विधा है वो बहुत रोचक है। क्या विधा है आप वो मुझे कहानी सुनने के बाद टिप्पणियों में बताइएगा। आप बहुत ज़हीन और इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, मुझे पता है कि विधा को समझने में आपको बिल्कुल भी, विधा मतलब समझ रहे हैं शैली, उसका जॉनरा क्या है स्टोरी का, वो आप मुझे टिप्पणियों में बताइएगा। और चौथी बात ये कि थोड़ा सा शिवानी जी के विषय में मैं आपको बता देती हूँ कि शिवानी जी हिंदी साहित्य के उन महान उपन्यासकारों में और कहानीकारों में से एक रही हैं जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। और मेरे लिए वो बहुत ख़ास रही। मैंने जब हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू किया और फिक्शन का शौक़ मुझे लगा तो शिवानी जी मेरी लिस्ट में सबसे पहले हुआ करती थी। मैत्रेयी, पुष्पा, मालती जोशी, प्रेमचंद जी, ये सब हमेशा मतलब सभी के जो भी हिंदी साहित्य को जिन्होंने पढ़ा है वो इन्होंने सबको पता है कि ये साहित्यकार। लेकिन शिवानी जी से मेरा कुछ विशेष लगाव, मतलब आज भी अगर मैं बुक स्टोर में जाती हूँ तो गौरापंत शिवानी की कोई अगर मुझे उपन्यास कहानी दिख जाती है तो मैं उसे ज़रूर उठा लाती हूँ। हालांकि अब ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि मैं गर्व से ये अपनी शान में बघार सकती हूँ कि मैंने उनकी लगभग सारी रचनाएं पढ़ी हैं। अब मैं आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं जाया करूँगी। कहानी सुनिए, शिवानी जी ने लिखी है ये और बहुत पुरानी कहानी है उनकी और यूपी बोर्ड के सिलेबस में है। आज मुझे पता नहीं है कि वर्तमान में ये सिलेबस में अभी बरकरार है या नहीं, लेकिन मैं पता करूँगी, अगर होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। कहानी सुनिए। कहानी का नाम है सती। सती। गाड़ी ठसाठस भरी हुई थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। कहानी शुरू करने से पहले एक पंक्ति और मैं आपसे कहना चाहूँगी। कहानी थोड़ी लंबी है, बहुत रोचक है, इसलिए जब आपके पास समय हो और पूरी एकाग्रता हो, है ना, जब आप अटेंशन दे पाएँ तब सुनिएगा। मेरी एक मित्र है निहारिका, वो मुझे हमेशा बताती हैं कि वो जब चाय पीती हैं सुबह या शाम की तसल्ली वाली वो चाय, तब वो मेरी कहानियाँ सुनती हैं। तो जो चाय के शौकीन हैं उनसे मैं कहूँगी कि चाय लेके बैठिएगा और तब ये मोबाइल अपना सामने लगाइएगा, क्योंकि कहानी में डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए आपके सुनते वक्त। अगर आपका ध्यान भंग हुआ तो इसका जो घटनाक्रम है हो सकता है वो कहीं आपसे मिस हो जाए और कहानी की रोचकता में थोड़ा सा खलल पड़ेगा। तो बस इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी कि पूरी एकाग्रता से सुनिए और चाय की चुस्कियों के साथ सुनिए। गाड़ी ठसाठस भरी हुई थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। एक तो माघ की पुण्यतिथि में अर्धकुंभ का मेला, उस पर प्रयाग का स्टेशन। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य तीनों नामों की सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं ही थीं। पुरुष सहयात्रियों के नासिका गर्जन से तो छुट्टी मिली। एक चीज़ और, शिवानी जी बहुत शुद्ध और क्लिष्ट हिंदी लिखने वालों में से थीं। शुद्ध अच्छी हिंदी, क्लिष्ट तो मैं नहीं कहूँगी। हमें क्लिष्ट इसलिए लगे, क्लिष्ट माने कठिन इसलिए लगती है अब हिंदी, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं। हम बहुत ही चलताऊ आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। या तो हम अंग्रेज़ी बोलना प्रेफर करते हैं अपने बोलचाल के जीवन में, या फिर बहुत ही चलताऊ भाषा, इसलिए हमें अच्छी हिंदी क्लिष्ट लगती है। कुछ शब्द इनके वाकई कठिन होते हैं, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो मैंने आपको अभी एक पंक्ति पढ़ के सुनाई कि पुरुष सहयात्रियों के नासिका गर्जन से तो छुट्टी मिली। नासिका गर्जन माने, नासिका नाक, गर्जन माने उसकी आवाज़।
स्नोरिंग जिसे कहते हैं वो इन्होंने लिखा है कि अच्छा हुआ तीनों महिलाएं हैं और अब मुझे स्नोरिंग नहीं सुननी पड़ेगी, जो कि पुरुष सहयात्री अक्सर करते हैं। 2 महिलाएं आ चुकी थीं, एक जैसा कि मैंने नाम से अनुमान लगा लिया महाराष्ट्रन थी, दूसरी पंजाबी थी, तीसरी मैं थी और चौथी अभी आई नहीं थी। मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसी से एक छोटा बटुआ ही केवल मैंने लिया था। आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बॉक्सेस और मेरू पर्वत से ऊंचे ठसे कसे होलडाल शब्द अब जनरली आप देखिए हम इसको प्रयोग नहीं करते हैं। जो पहले जिसको आपको याद होगा, जिसको बेडिंग्स कहते थे, हम लोग हॉस्टल में लेके जाते थे बेडिंग, उसको होलडाल कहा जाता था। तो मेरू पर्वत से ऊंचे मतलब माउंटेन्स जैसे ऊंचे ऊंचे होलडाल देखकर मैंने अपने को बहुत हल्का अनुभव किया। वैसे भी मैं सोचती हूँ बक्से होलडालहीन यात्रा में जो सुख है वो किसी में नहीं। चटपट चढ़े और खटपट उतर गए। नकुलियों की हथेली पर धरे द्रव्य को अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर ये क्या दे रही हैं साहब कहने का भय। धरा द्रव्य माने जब हथेली पे पैसे रखते थे कुली के, अवज्ञापूर्ण मतलब एकदम नीचे दृष्टि से देखना। न सहयात्रियों के उपालंब की चिंता, उपालंब माने ताना। मेरे साथ की महाराष्ट्री महिला ने अपने बृहदाकार मतलब बहुत बड़ा स्टील के बक्स एक के ऊपर एक चुनकर पिरामिड की तरह सजा दिए। लगता था प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में वो विश्वास रखती हैं। वो बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीध में 2 तकिए लगाए एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन हो गई। दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तरा ही था, पर तीनों बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। उनका एक सुराही आप लोगों को ज़रूर पता होगी, जिसकी एक टांग अधिकांश सुराही दानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रही थी। वो बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था औंधी करके बर्थ पर टिकाती, झुंझलाकर सुराही दान ठिकाने से लगाती। जैसे ही हाथ की पुस्तक के रस में वो डुबकी लगाती कि सुराही दान फिर लुढ़क जाता। मुझे उनकी उलझन देख के बहुत हंसी आ रही थी। वैसे मैं उनकी काफ़ी हद तक परेशानी दूर कर सकती थी, क्योंकि सुराहीदान मेरे ही पास रखा हुआ था। मैं उसकी लंगड़ी टांग को अपने बर्थ से टिकाकर लुढ़कने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसी बेतुकी काठ की सवारी में लेकर चलने वालों से मुझे कोई सहानुभूति नहीं थी। संभवतः पंजाबी महिला किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी, क्योंकि उनके साथ एक मोटी फाइल चल रही थी जिसे खोल के वो बीच बीच में हिल हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की तरह रट लेती थीं और बंद करके उपन्यास पढ़ने लगती थीं। उनकी सलवार, कमीज, दुपट्टा, यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था, और शायद उसी के संघर्ष से उनकी लाल नाक का सिरा और भी अबीरी लग रहा था। उनके चेहरे पर रौब था, किंतु लावण्य नहीं था। रंग गोरा था, किंतु खाल में हाथ की बुनी खादी सा ही खुरदुरापन था। ठुड्डी पर एक बड़े से तिल पर 2-3 लंबे बाल लटक रहे थे, जिन्हें वो उंगली में लपेटती छल्ले सा घुमा रही थी। या तो वो प्रौढ़ा थी, प्रौढ़ा माने मिडिल एजेड, या विधवा, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब सा रीतापन था, एम्प्टीनेस। जीवन के उल्लास की एकाध रेखा मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली। जासूसी पुस्तक को थामने वाली उनके हाथों की बनावट मर्दानी और पकड़ मजबूत लग रही थी। ये वो हाथ नहीं हो सकते, मैं मन में सोच रही थी कि ये वो हाथ नहीं हो सकते जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकने देके सुलाते हैं, पति की कमीज के बटन टांगते हैं, या चिमटा या सड़ासी किचन में पकड़ते हैं। ये वो हाथ नहीं है जिनकी हस्तरेखाओं को उनकी कर्म रेखाएं धूल कालिख की दरारों से मलिन कर देती हैं, यानी गंदा कर देती हैं। मेरा अनुमान ठीक था। स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया। वो पंजाब के एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थीं। हाल ही में विदेश से लौटी थीं और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थीं। समाज सेविकाओं में उनका नाम अग्रणी था। महाराष्ट्री महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उस स्वल्प भाषणी सुंदरी प्रौढ़ा ने, स्वल्प भाषणी मतलब कम बोलने वाली प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। हाथ की मराठी पत्रिका को वो पढ़ती, स्वयं ही मुस्कुराती और कभी कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ लेती थीं। स्पष्ट था कि किसी कुशल मराठी कथा लेखक की सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली सा नचा रहा था। वे हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थीं। उनके गोरे रंग पर उनकी लाल शोलापुरी साड़ी लपटे मार रही थी। गोल परिपाटी से बांधा गया जूड़ा एड़ी चुंबी केश राशि के मूलधन का परिचय दे रहा था। एड़ी चुंबी केश राशि, एड़ी को छूने वाले बाल,
मूलधन का परिचय दे रहा था। मतलब कितना वॉल्यूम था बालों में, ये उनका जूड़ा बता रहा था। कानों में 7 मोतियों के वर्तुलाकार कर्णफूल थे, ईयरिंग्स, और गले में थी दोहरी लड़का मंगलसूत्र, जिसे वे अभ्यासवश बार बार दांतों से दबा रही थीं। उनके सामान पर संभवतः उनके पति के नाम का लेबल लगा था, मेजर जनरल बिनोलकर, और वे वास्तव में थी भी मेजर जनरल की पत्नी होने के योग्य। पूरे चेहरे में 2 आंखें ही सबसे ज्वलंत आभूषण थीं। वो कुछ भी नहीं बोल रही थीं, पर वो बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती मुस्कुराती, परिचय देती, मजाक उड़ाती जा रही थीं। कभी वो मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, पर आंखें 4 होते ही बड़ी ही अवज्ञा दृष्टि से मंगलसूत्र को दांतों में दबाकर फिर पत्रिका पढ़ने में मशगूल हो जाती थीं। अवज्ञा दृष्टि मतलब इग्नोर करने वाली गेज। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक इसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी थी। डांट डपट की फुफकारें छोड़ती गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ ये महिला फट से सीट पर लुढ़क पड़ी। उनके हाथ में बेंत से बनी एक छोटी सी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ था। कांख मतलब साइड में, आम में। ओह, लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। मराठी मोनालिसा ने चश्मा उतारकर हाथ में ले लिया और बैठ गई। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई, मतलब टिक गई। दोष हमारा नहीं था, वो चीज़ ही देखने लायक थी। हमारा घूरना उन्होंने भांप लिया। केम बेन, बहुत लंबी हूं ना मैं, हंसी वो। 6 फुट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट। शायद भारत की सबसे लंबी नारी हूं मैं। चलिए, ये अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो मुँहे पुरुष भी मुझे बस घूरते ही रहते हैं। फिर वो दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक कर रूखे उत्तरों के 2-3 चांटे धर दिए। महाराष्ट्री महिला ने हिंदी नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली, तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी का धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघानिया। कल ही प्रिटोरिया से मैं आई हूँ अपने पति की मृत देह लेने, डेड बॉडी। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर चट से आगे बढ़कर उनके दोनों हाथ थाम लिए। अरे राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। मदालसा की वेशभूषा में सद्य वैधव्य का कोई चिन्ह नहीं था। सद्य वैधव्य मतलब विडो हैं वो, ऐसा कोई ट्रेस लग नहीं रहा था उनकी वेशभूषा से। वे लंबी होने पर भी पठानिन सी गठे शरीर की लावण्यमयी गति यौवना थी। गति यौवना मतलब जो पुराने यंग ब्यूटीफुल, ओल्ड यंग एंड ब्यूटीफुल होता है गति यौवना का मतलब। उनके बाल किसी दामी सैलून में कटे सवरे लग रहे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वो हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा दोनों पैरों की पालथी मार आराम से जम गईं। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। यहीं एक एवलांच के नीचे यानी तूफान में दबकर उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या मृतदेह अब मिली? मैंने पूछा। हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो मैं भागती हुई आई। बर्फ में दबी देह सुना है ज्यों की त्यों मिली है। मेरे बुने स्वेटर का जिसे इन्होंने पहना था एक फंदा भी नहीं टूटा। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुए से मर्दाना रुमाल निकाल वो कभी आंखें पोंछती तो कभी अपनी सूपन खांसी लंबी नाक। बेचारी करती भी क्या, कोई जनाना रुमाल उस नाक का अस्तित्व संभाल भी नहीं सकता था। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताज़ा लगने लगा। वैधव्य माने उसकी विडोशिप। तो क्या अब आपने अपने हस्बैंड की डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया जाना है? महाराष्ट्री महिला ने पूछा। नहीं बेन, मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड़ ढह गया। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने इस उत्तर का क्लोरोफॉर्म सुंघाकर सती ने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे कि वो चाह रही थी कि अब उन्हें हम शांति से पड़े रहने दें। ऐसा भी भला किसी ने सुना था इस युग में? सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फुट 10.5 इंच की यह काया कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश को छाती से लगा जल भुनकर राख हो जाएगी? नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक अपराध है। आप ये जानती नहीं क्या? खादीदारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठ गई। उसे गंभीर भाषण की गोलाबारी से झाड़ने लगी, जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी है और सती लपटों में कूदने को तत्पर है। भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी बड़ा बचपना कर बैठती है। इसका मुझे व्यापक अनुभव है। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी मूर्खता कर बैठी। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई थी, पर मैं क्या सती हो गई? सिली सेंटिमेंट। यदि मैं उस दिन भी आपकी भांति सती हो जाती
यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज यह देह, ये बॉडी दीन दुखियों के काम नहीं आ सकती थी। पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही और अब गिरी बहनों की आश्रम की मैं पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही हूँ और अब गिरी बहनों के आश्रम के देखभाल करती हूँ। ना बेन ना, मदालसा ने करवट बदली। मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलू डार्लिंग, वो कहकर फिर अपने मर्दाने रुमाल में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आपके पति के अंतिम संस्कार में आपकी सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले जाऊंगी। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुग्गा डालकर मदालसा को रिझाने की चेष्टा की। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बेन, पर ब्रह्मा भी मुझे अपने इस निश्चय से डिगा नहीं सकते। यह रोग हमारे खानदान में चला आया है। मेरी परनानी तो राजा राम मोहन राय और सर विलियम बेंटिक को भी गस्सा देकर सती हो गई थी, और नानी के लिए तो लोग कहते हैं कि नाना जी की मृत देह गोद में लेकर चिता में उनके बैठते ही स्वयं चिता धू धू करके जल उठी थी। फिर मेरी माँ और अब मैं। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर मैं आप लोगों से कह गई, आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू ऑल दिस। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लें। क्या ख्याल है? उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जगहों पर दोनों हाथों से त्रिताल का टुकड़ा टुकड़ा बजाया। कदली स्तंभ माने जो बनाना ट्री होता है, केले का जो वृक्ष होता है उसको कदली स्तंभ कहते हैं। उसका स्टेम देखा है आपने कितना मोटा और एकदम तगड़ा होता है। तो उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथों से त्रिताल, मतलब जो तबले की एक बोली होती है, टुकड़ा बजाया जाता है त्रिताल, वो उन्होंने बजाया। हम तीनों को एक बार फिर आश्चर्य उदधि में गोता लगाने को छोड़, आश्चर्य उदधि मतलब आश्चर्य की नदी में, वो टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया साबुन निकाल कर गुसल खाने में घुस गईं। उनके जाते ही हम तीनों परम मैत्री की एक डोर में जैसे गुथ से गए। अजीब औरत हैं, क्या आप सोचती हैं ये सचमुच सती होने जा रही हैं? मैंने मराठी महिला से पूछा। देखिए, मरने वाला कभी ढिंडोरा पीट के नहीं मरता, वो हंस के बोली। हमको तो इसका कुछ स्क्रू ढीला लगता है। उन्होंने अपने माथे की उंगली घुमाई। इस जमाने में ऐसे सतीवती कोई नहीं होता। क्षमा कीजिएगा, खादीदारी महिला बड़ी गंभीरता से बोली। मुझे औरतों का बहुत अनुभव है और आप दोनों से अधिक है। मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली औरतों का चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने? कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार। मुझे पक्का विश्वास है कि पति की मृत देह देखते ही ये मूर्खता कर बैठेगी जिसका ये खुलेआम ऐलान कर रही है। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ पुलिस को खबर देनी होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। इतने में ही मदालसा हाथ मुंह धोकर ताज़ा चेहरा लिए आ गई। मेलगाड़ी वन ग्राम, नदी, नाले, पुल कूदती फांती सर्राटे से भागी जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर नाश्तादान निकाल लिया। जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, ऐसे ही एक यात्री को खाते देख दूसरे यात्री को भी भूख लग ही आती है। क्षण भर में सती प्रथा पर चल रही बहस कपूर के धुएं की बाती उड़ गई और चटाचट नाश्तेदान खुलने लगे, माने टिफिन्स। आइए ना, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, मदालसा ने कहा और बड़े यत्न से स्वच्छ नैपकिन बिछाकर छोटे छोटे स्टील के कटोरदान सजाने लगी। धन्यवाद, मैंने कहा, पर हमारे साथ भी तो खाना है, उसे कौन खाएगा? बाजी वाह, हम खाएंगे उसे। ईश्वर ने यह 6 फुट साढ़े 10 इंच का दुर्ग यानी किला आखिर किस लिए दिया है मुझे? उसकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। वैसे भी हम तीनों ने एक दूसरे को काक दृष्टि से, माने कौए की दृष्टि से, सती के घृत पकवान को यानी घी से बने पकवानों को आंखें ही आंखों में घूरते हुए, चखते हुए पकड़ भी लिया था। सुनहरी मोयनदार कचौड़ियाँ थीं, मसालों की गहरी परत में डूबी सब्जियाँ थीं, रायता था, चटनी थे और ठास ठास कर बांधे गए मेवा जड़े बूंदी के लड्डू थे। यह तो सफ़र का खाना नहीं है, अच्छा खासा विवाह भोज लाई हैं आप। समाज सेवा की आंखों से ही लार टपक रही थी। बड़ा हैवी खाना लेकर चलती हैं आप, उन्होंने कहा और खुद कचौड़ियों पर टूट पड़ी। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वह पूरी तरकारी आम के अचार की फांकें थीं। अपना खाना खाया ही किसने? मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटखारे लेकर हम तीनों ने साफ कर दिया। इधर वो अकेली ही हम तीनों के नाश्तादानों को जीभ से चाट गई। विधाता ने सचमुच ही उनके शरीर के दुर्ग में यानी किले में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। महातृप्ति के कई तार और मंद्र सप्तक के डकार लेकर हाथ मुंह धोकर मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। यह मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लाकर भेंट किया था। उसे पान बहुत पसंद थे। इसी से एक ढोली मगही पान और यह पानदान लेकर ही मैं कल चिता में उतरूंगी।
इसी शहीदाना अदा से हम तीनों को घायल कर उसने केवड़ा, इलायची और मैनपुरी सुपारी से ठसा बीड़ा थमाया। मैनपुरी सुपारी प्रसिद्ध है। सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। हाय मेरे अंतिम सफर की प्यारी साथिनों, तुम अब हमें नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई और बड़ी सधी आवाज में गाने लगी, न जानियो जानकी नाथे सवारे शू थवानु छे। इसका मतलब समझी तुम? उसने हंसकर हम सबसे पूछा। जानकी नाथ भी ये नहीं जान सके थे कि सुबह क्या होगा। अब मुझे लगता है कि उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः अपने ही हित में की थी। चलो जी अब सो जाओ सब, आज इस पृथ्वी पर चलो जी सब सो जाओ अब, आज इस पृथ्वी पर मेरी अंतिम निद्रा है बेन। बहस व्यर्थ है, चलो गुड नाइट और बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखें तुम तीनों को। सचमुच ही उसकी शुभकामनाओं ने जादू का असर किया। ऐसी नींद तो पहले कभी आई ही नहीं। और सपने? कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ मैं, हीरों के हार से गर्दन टूटी जा रही है, बाजूबंद अंगूठियों के भार से हड्डियाँ खिसकी जा रही हैं, और साड़ियाँ क्या क्या रंग हैं, कैसा चिकना रेशम। साड़ियों के विशाल उदधि में रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगे रह रह कर उठ रही थीं। इससे प्यारे सपने और दिख ही क्या सकते थे। पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की भांति हुआ। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। आंखें खोली तो सती गायब थी। हाय मेरे स्टील का बक्सा, मिसेज विनोलकर वर्ड से उतरते ही लड़खड़ा गई। उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊ सेट था। लगता है वो सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला के चली गई। सिर फटा जा रहा है मेरा। उनका गला भर्रा गया। हाँ ठीक ही तो कह रही थी। मुझे कोई जैसे सावन के झूले की ऊंची ऊंची पेंगे दे रहा था। पूरा डिब्बा गोल गोल घूम रहा था। पंखे के चारों ओर बल्ब, बल्ब के चारों ओर छत, और छत के इर्द गिर्द कई रेशमी साड़ियाँ और भारी भारी आभूषण पहने स्वयं में लट्टू सी घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था जोर से हंसूं, कभी दहाड़े मारकर रोने को जी चाह रहा था। बहुत पहले एक बार भाभी ने ऐसी ही भांग खिलाकर ऐसी ही अवस्था कर दी थी मेरी। सुना गया है कि कुकुरमुत्तों को पीस कर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता है। उनको खाते ही गहरी नींद आ जाती है जो कभी कभी दिनों तक नहीं टूटती। मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अर्धविक्षिप्त सा कर देने वाला यह विष अवश्य ही वही होगा। समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे बिलख रही थी। हाय मैं तो लुट गई। मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था। और मैं सहसा गोल गोल घूमते रेल के डिब्बे में गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई। और ले भी क्या जाती, सामान तो कुछ था नहीं। 55 रुपये और एक फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट। सती की चिता में मैं यही सामान्य सी घृताहुति दे पाई। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच ही समाज सेविका को पुलिस को खबर करनी पड़ी, पर सती को बचाने के लिए नहीं, उसको पकड़वाने के लिए। वह मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं उसकी चिता चुनकर उसे झोंक देते। पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल भी नहीं चुन पाई है। कहानी कैसी लगी ये पूछना व्यर्थ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा सुन करके। ये है शिवानी जी की लेखिका। बिल्कुल आपको लगा होगा कि आप भी ट्रेन में उन चारों महिला यात्रियों के साथ सफ़र कर रहे हैं, और जो जो घटनाक्रम वहाँ चल रहा था आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि आप जैसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये उनके लेखन का कमाल था। कभी कभी मुझसे लोग कह देते हैं कि आपके लेखन में शिवानी जी की झलक मिलती है। मैं आपको क्या ही बताऊं, इतना मेरा सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से कि अगर छटाक भर भी मेरा लेखन इनके जैसा हो गया तो मुझे पद्मश्री मिले ना मिले, मैं अपने आप को पद्मश्री सा महसूस करती हूँ। चलती हूँ। आज देखिए बहुत लंबा समय 24 मिनट दिखा रहा है समय। इतनी लंबी कहानी थी, लेकिन इसको बीच में ब्रेक करने का मैंने एक बार सोचा कि लंबी कहानी है, आपका थोड़ा ज़्यादा समय ले लूँगी मैं, लेकिन मुझे लगा कि तारतम्यता नहीं टूटनी चाहिए। एक के बाद एक जो घटनाक्रम है उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए ज़रूरी था कि मैं आपको एक ही बार में सुना दूँ। बस मुझे आपसे यही कहना है। चलते चलते मैं आपसे कहूँगी कि टिप्पणियों में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जॉनरा कौन सा है, कौन सी विधा का ये लेखन है शिवानी जी का। दूसरी एक ख़ास बात ये, जो महत्वपूर्ण बात है, सुन के जाइए कि आप लोग कहानियाँ सुनते हैं, देखते हैं, मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। मेरा बहुत ही ऑर्गेनिक चैनल है। मैंने किसी भी तरीके की जोड़ तोड़ नहीं की है अपने श्रोताओं को इकट्ठा करने के लिए। आप जो हैं, जितने हैं, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उन्होंने स्वेच्छा से मुझे चुना है। आप क्या करते हैं कि आप सुनते हैं,
वो मुझे पता लग जाता है। कुछ लोग बहुत सहृदय से टिप्पणियाँ भी करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ करते हैं, उससे मेरी बहुत शान बढ़ती है। कुछ लोग मुझे कहानी सुनने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम डीएम करते हैं कि आपकी कहानी अच्छी थी, या जो भी वो लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं। मेरी आपसे एक गुजारिश है, जो भी मेरी कहानी सुने यूट्यूब पर, उसकी टिप्पणी चाहे वो आलोचना हो या प्रशंसा वहीं करें चैनल पर। इससे इसका उद्देश्य पूरा होगा चैनल का, और निश्चित तौर पे चैनल की ग्रोथ होगी और मेरा मान बढ़ेगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी अगली किसी नई कहानी के साथ, या तो मेरी या किसी और महान साहित्यकार की, अगले शुक्रवार या शनिवार। चलती हूँ, बनाए रखिएगा अपना संग मेरे साथ।